हाल ही में पत्रकारिता के सबसे सम्मानित पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड 2023 का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि एसोसिएटेड प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने कवरेज के लिए 2 पुलित्जर पुरस्कार जीते। वहीं लॉस एंजल्स टाइम्स ने ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग की और स्थानीय परिषद के सदस्यों के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत का खुलासा करने के लिए पुरस्कार जीता। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने 50 सरकारी एजेंसियों में संघीय अधिकारियों के बीच हितों के वित्तीय संघर्ष के बारे में स्टोरी के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके पुरस्कार जीता है। श्रीलंका के राजनीतिक संकट के ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी और बुजुर्गों पर यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की फीचर फोटोग्राफी के लिए एपी जर्नलिस्ट 2 पुलित्जर श्रेणियों में भी फाइनलिस्ट थे। बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 1917 में शुरू हुआ था। पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। हाल ही में पहला भारतीय आसियान नौसैनिक अभ्यास दक्षिण चीन सागर में सिंगापुर द्वारा सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा ने अपनी क्षमताएं प्रदर्शित की हैं। गौरतलब है कि ये आसियान समूह के साथ इस तरह का पहला नौसैनिक अभ्यास था। इस अभ्यास को एम 2023 आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नाम दिया गया। एम 2023 के तहत 2 से 4 मई तक हार्बर चरण और 7 से 8 मई को समुद्री चरण आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के प्रमुख सीन वॉट के साथ अभ्यास का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि अपने एक तरफा दावे वाले दक्षिण चीन सागर में भारत की मौजूदगी से चौकन्ने हुए चीन के कुछ जहाज भी सैन्य अभ्यास वाले समुद्री क्षेत्र से बेहद करीब नजर आए। ये सैन्य अभ्यास वियतनाम नियंत्रित आर्थिक जोन में हो रहा था। तभी चीनी नौकाएं वहां पहुंची। हालांकि उनका युद्धपोतों से आमना सामना नहीं हुआ। एम का समुद्री चरण जिस दक्षिण चीन सागर में हुआ उसके 80% हिस्से पर चीन अपना अधिकार बताता है। हालांकि यहाँ मौजूद कई अन्य देश इस अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। अमेरिका, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात के साथ नई क्वाड बैठक में डोभाल ने खाड़ी में बुनियादी ढांचे की पहल पर चर्चा की है। हाल ही में सऊदी प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा भारत और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की एक विशेष बैठक की मेजबानी की गई है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन दोनों इस बैठक के हिस्सा बने। सुर्खियों में रहने के कारण इन 4 देशों को पश्चिम एशिया में एक और महत्वपूर्ण क्वाड के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से पहले से ही एक क्वाड संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए इस बैठक के दौरान सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका और खाड़ी देश सऊदी और यूएई मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत मध्य पूर्व एशिया को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना है, जिसके फलस्वरूप मध्य पूर्व एशिया को समुद्र के जरिए भारत सहित दक्षिण एशिया से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना में भारतीय रेल के विशेषज्ञों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसे ब्लू डॉट नेटवर्क नाम दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि चीन पहले से ही इन क्षेत्रों में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पैठ को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में मोचा चक्रवात सुर्खियों में रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो कि इस क्षेत्र में चक्रवात की संभावनाओं को बता रहा है। इसी चक्रवात को अनौपचारिक रूप से मोचा कहा जा रहा है। इस चक्रवात की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खतरनाक होने और उत्तर में बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि लो प्रेशर क्षेत्र या कम दबाव का क्षेत्र गर्म हवाओं के ऊपर उठने और जाने उन क्षेत्रों में एक प्रकार का वैक्यूम बन जाने का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप उन वैक्यूम क्षेत्रों को भरने के लिए ठंडी हवाओं का आगमन शुरू होता है, जो कि तेज हवाएं और साइक्लोन जैसे परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं।
आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पृथ्वी के टॉपिक क्षेत्र में आती है। यह क्षेत्र गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणों से डायरेक्टली प्रभावित होता है, जो कि इन क्षेत्रों के वातावरण को गर्म करता है और लो प्रेशर जोन क्रिएट करने में अपनी भूमिका भी निभाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं इस कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं और पृथ्वी के रोटेशन फोर्स से संचालित होती हैं। इसको कोरियोलिस बल के रूप में भी जाना जाता है। इसके कारण हवा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में आने वाले साइक्लोनों को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। आइए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन और तीव्रता के लिए कुछ अनुकूल स्थितियों की बात करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ बड़ी समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, वर्टिकल हवा की गति में छोटे बदलाव, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण। बीते दिनों सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मुद्दा कर्नाटक सहित पूरे राष्ट्रीय मीडिया पर छाया रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया कि ये पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। चुनाव आयोग ने इस बात के लिए राजनीतिक पार्टी से एक्सप्लेनेशन मांगा है, पर यहाँ ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी राज्य के लिए सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात की जा सकती है? अगर हम इसका उत्तर खोजें तो हमें पहले संविधान के राज्यों को दिए गए अधिकारों को समझना होगा। तो आइए आपको बता दें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 राज्यों और केंद्र के बीच मूलभूत संबंध निर्धारित करता है, जहां कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका अर्थ ये समझाया है कि भारतीय संघ इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है और घटक इकाइयों को इससे अलग होने या अलग होने की कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। हाल ही में सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव के उस बयान पर फिर से विवाद छिड़ गया, जिसमें उन्होंने संत रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताया। सद्गुरु के इस बयान पर महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने सद्गुरु से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताया हो। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी यही बात कहकर विवादों में घिर गए थे। समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताने के मामले पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जो इस बात को प्रमाणित करता हो कि समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु वही थे। कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि संत रामदास के मंदिर के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारी मात्रा में दान दिया था। इस तर्क पर इतिहासकार ये कहते हैं कि शिवाजी ने उस समय के और गुरुओं को भी दान दिया था और संत रामदास के शिवाजी महाराज के गुरु होने की कहानी केवल ब्राह्मण वर्चस्व को स्थापित करने का एक प्रयास है। चलिए अब हम संत रामदास की बात कर लेते हैं। संत रामदास एक हिंदू संत, दार्शनिक, कवि और आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने 12 वर्षों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। इस दौरान ये विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और विविध धार्मिक परंपराओं के संपर्क में आए। राजनीतिक महत्व के नजरिए से देखें तो इनके विचारों ने लोकमान्य तिलक, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और बीजी सावरकर जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों को प्रभावित भी किया है। हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार की एक बड़ी मात्रा की खोज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के भंडार से अकेले देश की 80% मांग को पूरा किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक देश में सबसे हालिया लिथियम की खोज राजस्थान के डेगाना में हुई है। यहाँ की गुणवत्ता इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में खोजे गए लिथियम से भी बेहतर है। भारत अब तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है। हालांकि राजस्थान में इस भंडार की खोज के साथ ये माना जा सकता है कि चीन का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और खाड़ी देशों की तरह राजस्थान का भी भाग्य उदय होगा। बता दें कि लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, जिसकी जरूरत बैटरी से चलने वाले हर उपकरण को होती है। ये इस रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदलता भी है। लिथियम आज के हर घर में चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में मौजूद है और इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त मांग है। वैश्विक मांग के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। 1 टन लिथियम की वैश्विक कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो गई है।
दक्षा को इसी साल दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। बताया गया है कि मेल चीता को दक्षा के बाड़े में मेटिंग के लिए भेजा गया था। मेटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरेक्शन हो गया और मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। अगली सुबह मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल अवस्था में मिली और उसे इलाज के लिए भेजा गया, पर इलाज के दौरान ही दक्षा की मौत हो गई। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब 17 चीते ही बचे हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 3 दम तोड़ चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले मादा चीता शासा की मौत हुई थी। सुर्खियों में रह रहे वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन बीते दिनों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। आपको बता दें कि इस हेरिटेज सेंटर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत की गई है। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी मौजूद रहे थे। 17,000 वर्ग फुट में फैला ये विरासत केंद्र विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि इस हेरिटेज सेंटर के जरिए 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले के चित्रों और यादगार लम्हों को बखूबी से दर्शाया गया है। इस हेरिटेज सेंटर में 5 विंटेज विमान भी लगाए गए हैं जो विजिटरों को कॉकपिट एक्सपोजर और फ्लाइट सिमुलेटर के साथ एक साथ अनुभव प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इन विंटेज विमानों में भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित पहला पेटेंट विमान कानपुर 1 एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो 1958 में वेस्ट रिपेयर डिपो कानपुर में दिवंगत एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह द्वारा डिजाइन और निर्मित एकल इंजन वाली स्वदेशी फ्लाइंग मशीन है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इस केंद्र को पूरे देश में और विश्व स्तर पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे विभिन्न बचाव कार्यों के बारे में भी अपडेट किया जाएगा। स्टेशन क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर वायु योद्धाओं के परिवारों के लाभ के लिए वायुसेना परिवार कल्याण संघ द्वारा की गई पहल को भी प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारत इजराइल बिजनेस फोरम का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन से मुलाकात की है। इस फोरम को संबोधित करते हुए श्री कोहेन ने इजराइल में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में एक नई क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार की रूपरेखा पेश करते हुए इजराइल, खाड़ी अरब देश और भारत को गेट फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट के रूप में संबोधित किया है। आपको बता दें कि उनकी योजना भारत से किए गए व्यापार को अरब बंदरगाह और वहां से ट्रेन के जरिए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचना है। इस फोरम में हुए चर्चों के आधार पर विशेषज्ञों का ये मानना है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अग्रणी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल अर्थव्यवस्थाओं और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के द्वारा प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की राह अनुकूल होती दिख रही है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट साइन करने वाला पहला खाड़ी देश बना था, जो कि अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट के अंतर्गत की गई थी। दरअसल ये एग्रीमेंट इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्तों में मिठास और व्यापार के क्षेत्र में सुगमता प्रदान किया है, जो कि भारत के लिहाज से भी सकारात्मक दिखाई दे रही है। मणिपुर पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसमें कम से कम 62 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 30,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ने लगी है कि हिंसा वाले इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी है। आखिरकार मणिपुर में हो रहे इस हिंसा की पूरी वजह क्या है, तो आइए जानते हैं। दरअसल मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 89% हिस्सा पहाड़ी है और मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे मैतेई, नागा और कुकी। इनमें नागा और कुकी समुदाय की कुल जनसंख्या 40% है, जो ज्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई समुदाय की कुल जनसंख्या 53% है, जो ज्यादातर हिंदू हैं और उन्हें राज्य में अनुसूचित जाति के तौर पर गैर आदिवासी का दर्जा प्राप्त है।
अनु समुदाय में 7% म्यांग समुदाय से हैं। अब विवाद की असल वजह यह है कि मणिपुर राज्य का 89% हिस्सा पहाड़ी है और मणिपुर के मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के अनुसार सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही लोग पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं, जबकि मैतेई समुदाय जो अनुसूचित जाति से है और जो आबादी से 53% होने के बाद भी पहाड़ी इलाकों में अपना घर बनाकर नहीं बस सकते। इसी कड़ी में मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग करने लगा है। पहले वो सरकार और फिर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर गए, फिर हाईकोर्ट से राज्य सरकार से मैतेई समुदाय की एसटी की दर्जा देने पर विचार करने की मांग की। इसी मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला, जिसके दौरान अचानक राज्य भर में हिंसा की आग भड़क उठी। हिंसा को देखते हुए भारतीय संविधान की धारा 355 को लागू कर दिया गया, जिसके तहत राज्य के हिंसा वाले इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। और साथ ही अगर हम भारतीय संविधान की धारा 355 की बात करें तो भारतीय संविधान की धारा 355 भारत के राज्यों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने का दायित्व सुनिश्चित करती है। यानी इस धारा के अंतर्गत अगर कोई राज्य अपनी स्वतंत्रता, एकता और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है तो केंद्र सरकार इस स्थिति को देखते हुए उचित कदम उठाने के लिए सक्षम होती है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता और सुरक्षा के लिए अनुरोध भी कर सकती है। आपको बताते चलें कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई राज्य संकट की स्थिति में है तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर राष्ट्र के संघीय संरचना की रक्षा करे। ब्रिटेन का सुपर बेबी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहले सुपर बेबी का बर्थ हुआ और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हुए इस बच्चे में 3 लोगों का डीएनए शामिल है। इस प्रोसेस में पेरेंट्स के 99.8% और अन्य महिला के 0.1% डीएनए का यूज किया गया है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। दरअसल बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी पैदा करने वाली मां से ट्रांसफर होती है, जो जन्म के कुछ दिनों या महज कुछ घंटों के बाद बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है। इससे बचने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के नाम से जानी जाने वाली इस नई टेक्नोलॉजी के दौरान एक हेल्दी फीमेल डोनर से एग यानी अंडे के टिश्यू लिए जाते हैं और फिर इनसे आईवीएफ एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये ट्रीटमेंट आईवीएफ की ही एक बदला हुआ रूप है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक दूसरी महिला के हेल्दी एग से माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। बता दें कि ये देश में अपने किस्म की पहली पहल है। तेलंगाना के आईटी विभाग की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन ने मिलकर इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और यूजर रोबोटिक्स जैसे 4 सेक्टर्स में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा, जो इस पूरे प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क 14 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक सोलर सिस्टम की पिक्चर्स ली है, जहां वैज्ञानिकों को 3 एस्ट्रॉयड बेल्ट्स या फिर क्षुद्र ग्रह बेल्ट की उपस्थिति दिखाई दी है। इनमें 2 एस्ट्रॉयड बेल्ट्स सोलर सिस्टम के इनर सिस्टम में है, जबकि तीसरा बाहर है। गौरतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर देखा गया ये पहला एस्ट्रॉयड बेल्ट है और नासा की रिपोर्ट के अनुसार इस सोलर सिस्टम का निर्माण एक यंग स्टार फोमुलहॉट के चारों ओर हो रहा है, जो हमसे लगभग 25 लाइट ईयर्स दूर है। देखे गए तीनों एस्ट्रॉयड बेल्ट्स फोमुलहॉट स्टार के चारों ओर 14 बिलियन मील यानी 23 बिलियन किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 150 गुना है। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड बेल्ट सन और प्लैनेट्स के बीच स्थित एक सूर्यमंडलीय क्षेत्र होता है, जिसमें लाखों छोटे बड़े चट्टानों या फिर एस्टेरॉइड्स का ग्रुप उपस्थित होता है और इन चट्टानों के बने अवशेष अन्य ग्रहों और उपग्रहों के बीच स्थानांतरित होते रहते हैं।
अगर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST की बात करें तो ये नासा द्वारा विकसित एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है जिसे दूर के प्लैनेट्स, स्टार और गैलेक्सियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ये नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पूर्व निदेशक जेम्स E. वेव के नाम पर रखा गया है और इसे $10 बिलियन की कॉस्ट के विश्व के कई देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से लगभग 20 साल में बनाया गया था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष पॉलिसी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसे पिछले महीने 20/4/2023 को इसरो ने रिलीज किया था। ये नीति स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 इसरो, स्पेस सेक्टर का PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण करती है। इस पॉलिसी के तहत जहां स्पेस सेक्टर से जुड़ी स्ट्रेटेजीज का संचालन NSIL द्वारा किया जाएगा, तो वहीं इसरो नई टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। IN स्पेस इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा, तो वहीं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो के परिचालन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मोटे तौर पर अगर हम समझें तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय स्पेस सेक्टरों को एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देना चाहती है, क्योंकि हाल के आंकड़ों को देखें अगर हम तो लगता है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग 2030 तक $60 अरब तक बढ़ सकता है, जिससे न सिर्फ सीधे तौर पर 2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हो सकती है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व अंतरिक्ष उद्योग का सबसे प्रमुख खिलाड़ी भी बन सकता है। अगर हम भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की चुनौतियों की बात करें तो ये पॉलिसी IN स्पेस के लिए एक महत्वाकांक्षी भूमिका निर्धारित करती है, लेकिन आगे के आवश्यक कदमों के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं देती है। तो इस पॉलिसी में ना तो इसरो को अपने वर्तमान प्रथाओं से बाहर निकलने के लिए कोई सांकेतिक समय रेखा है और ना ही नियामक ढांचा बनाने के लिए IN स्पेस के लिए कोई कार्यक्रम। नीतिगत ढांचे में FDI और लाइसेंसिंग से संबंधित स्पष्ट नियमों और विनियमों, नई अंतरिक्ष स्टार्टअप को बनाए रखने के लिए सरकारी खरीद और विवाद निपटाने के लिए एक अपीलीय ढांचे की आवश्यकता होगी, जो इस इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 में नहीं है। सुर्खियों में रह रहे राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर फिर से नए रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में किया जा रहा है, जिसके डिजाइन को गुजरात के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। आपको बता दें कि प्राचीन काल से भारत में मंदिरों का निर्माण 3 वास्तुकला शैली पर की जा रही हैं, जिनमें से नागर आर्किटेक्चर स्टाइल, द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल और बेसर आर्किटेक्चर स्टाइल शामिल है। गौरतलब है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के निर्माण के लिए अलग अलग वास्तुकला शैलियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। वहीं नागर आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण माने जाने वाले बेसर आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों में किया जाता है। आइए सुर्खियों में रहे नागर आर्किटेक्चर स्टाइल की विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। नागर शब्द का निर्माण नगर शब्द से हुआ है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाने लगा। यह संरचनात्मक मंदिर आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है। आपको बता दें कि इस शैली को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न शासकों के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। विशेष रूप से अगर देखें तो इस शैली में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है और आधार से शिखर तक की संरचना चतुष्कोणीय होती है। आपको बता दें कि इस शैली में बने मंदिरों की ऊंचाई को 8 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। मूल यानी आधार, गर्भगृह यानी नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंगा यानी दीवार, कपोत यानी कॉर्निस, शिखर, गल यानी गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक या कुंभ यानी शूल सहित कलश। गौरतलब है कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल से बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाच और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है।
सुर्खियों में रह रहे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने करीब 5800 करोड़ रुपए से अधिक वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको बता दें कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 1998 को किए गए पोखरण 2 की सफलता पूर्वक परीक्षण में सम्मिलित भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धि के सम्मान में हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। गौरतलब है कि इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के दरमियान किया गया था। ये दूसरा ऐसा मौका था जब भारत ने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था और आपको बताते चलें कि इस परीक्षण से पूर्व भारत ने मई 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत न्यूक्लियर बम का पहली बार परीक्षण किया था। आइए सुर्खियों में रह रहे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 की शुरुआत स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट थीम के साथ की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस दिवस के अवसर पर कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई, जिनमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव वायशाला, भारत हिंगोली महाराष्ट्र में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जटनी ओडिशा में और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में शामिल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस विशेष दिवस के अवसर पर फिशन मोलिवेडनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी मुंबई, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हैड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिटी नवी मुंबई, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम और महिला और बाल कैंसर अस्पताल भवन नवी मुंबई जैसी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है।